नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आ चुके हैं। जो कामयाब रहे उनके घर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। परीक्षा पास करने वाले ऊर्जा से भरपूर ये युवा देश सेवा की चाहत रखते हैं। आज की चर्चा में कुछ ऐसे कामयाब युवाओं से बात कर जानने की कोशिश करेंगे उनकी कामयाबी का राज। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का कितना योगदान होता है मकसद को मंजिल तक पहुंचाने में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास कर देश सेवा करने की इच्छा अधिकतर युवाओं की होती है, लेकिन हर साल गिने चुने छात्र अपनी इस इच्छा को अमली जामा पहना पाते हैं। देश के कोने कोने में हर साल लाखों युवा सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए तरह तरह के सपने संजोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ गिने चुने युवाओं का सपना हकीकत में तब्दील हो पाता है और इसकी खुशी चेहरों पर साफ दिखाई पड़ती है। It's just hard work and focus and lot of self-belief. That's it. It's a big opportunity and it's a chance to give back to the society. I'm very happy because it was a lot of effort, 2 years of effort, and finally I got this in my second attempt. प्रोसेस बहुत लंबा है। मैंने 1 साल सिर्फ तैयारी में इसकी दिया और फिर 1 साल इसका एग्जामिनेशन फेज़ है और इसी टाइम पे आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वही होती है जो आपको बैक करती है और आपको ये विश्वास दिलाती है कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है और मेहनत करते रहो, अपनी राह पे बढ़ते रहो और फाइनल रिज़ल्ट आएगा। सोचा ये है कि अच्छे काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, पर जैसे आगे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसी के अकॉर्डिंगली। सिविल सेवा परीक्षा 2012 के शीर्ष 25 उम्मीदवारों की बात करें तो ये सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। किसी के माता पिता किसान हैं तो किसी के माता पिता शिक्षक, व्यापारी, सरकारी कर्मी, डॉक्टर, वकील या प्रोफेसर। इनमें से 6 ने पहले प्रयास, 9 ने दूसरे प्रयास, 8 ने तीसरे और एक ने चौथे और छठे प्रयास में सफलता हासिल की। ये एक ऐसी परीक्षा है जो छात्रों के डीएम, एसपी और दूसरे बड़े पदों तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। देश सेवा का जज्बा, रुतबे का आकर्षण सिविल सेवा की तरफ युवाओं को खींचता है। खास बात ये रही कि लगातार तीसरे साल इस परीक्षा में महिला उम्मीदवार ने पहला स्थान हासिल करने में सफलता हासिल की है। सिविल सेवा परीक्षा के 2 सफल उम्मीदवार आज हमारे साथ हैं और 2 और मेहमान भी हमारे साथ हैं जिन्होंने कई उम्मीदवारों को सफलता हासिल करने में उनकी मदद की है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता चक्रवर्ती, सिविल सेवा परीक्षा में 17वां स्थान हासिल किया, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला की टॉपर बनी हैं। हरप्रीत सूदन हमारे साथ हैं, देश भर में 22वां स्थान हासिल किया। खास बात ये रही कि बिना किसी कोचिंग के हरप्रीत कामयाब हुए हैं। राज मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग देते हैं। साथ ही हमारे साथ अनिल नरूला भी मौजूद हैं, वो भी सिविल सेवा परीक्षा के लिए छात्रों को कोचिंग देते हैं। डॉक्टर अंकिता चक्रवर्ती, डॉक्टर हैं आप, उसके बाद आपने प्रशासनिक सेवा में जाने का कैसे सोचा? MBBS के फाइनल ईयर में हमारी इंटर्नशिप के दौरान रूरल पोस्टिंग होती है। उस दौरान मुझे हरियाणा के कुछ गाँव में, दयालपुर और छैंसा में हेल्थ के क्षेत्र में प्रैक्टिस करने का मौका मिला। मैं तो अर्बनाइट ही हूँ, लेकिन उस दौरान मैंने देखा कि कम्युनिटी में ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो एक डॉक्टर काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है, पर जो सब एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है वो मच मोर है। तो प्रशासक की भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी आपको? बिल्कुल, एटलीस्ट वाइड, हाँ, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। हरप्रीत, आप पेशे से वकील हैं और उसके बाद आपने प्रशासनिक सेवा को चुना, क्यों? एक तो बचपन की चाह थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। मेरे पिताजी का इस पे बहुत महत्वपूर्ण शुरू से ही योगदान रहा है। उन्होंने मुझे शुरू से प्रेरणा दी कि प्रशासन में रहकर आप जो जिम्मेवारी समाज के प्रति निभा सकते हैं वो आप शायद वकालत में रहकर भी नहीं निभा पाएंगे। फिर मेरी जो वकालत की पढ़ाई है उसने मुझे ये खुद महसूस करने पर मजबूर कर दिया कि जिस प्रिविलेज पोजीशन पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हम कानून के दायरे में रहकर भी, कोर्ट कचहरी में जाकर भी हम उस प्रिविलेज पोजीशन पे नहीं हैं, क्योंकि जो आप गलती करने से पहले संभाल सकते हैं वो गलती करने के बाद उससे कोई भी किसी भी तरह का रिलीफ लें, चाहे उस पर आप कहें कि जस्टिस मिल रहा है, तो वो सेम नहीं होता। मकसद ये है कि गलतियां ना हो। मकसद बिल्कुल यही है कि गलतियां ना हो, कि जनता जनार्दन को कोर्ट कचहरी तक ना जाना पड़े। आई होप मेरे जो वकील भाई हैं वो इससे बुरा ना माने, पर मैं यही चाहूँगा कि जनता जनार्दन जो हैं उनके जो काम हैं, जो भी उनके लिए सेवाएं हैं वो पहले ही उन्हें मिल जाएं, उनको
प्रॉपर जो सर्विसेज हैं उनका प्रदान। बहुत ही नेक इरादे के साथ आप दोनों ही इस सेवा में आए हैं। अंकिता, एम्स से आपने MBBS की और पहले ही अटेम्प्ट में आप कामयाब रही हैं सिविल सेवा परीक्षा में। कोचिंग ने कितनी हेल्प की है? मेरा ख्याल है कि कोचिंग एक बहुत ही पर्सनल इशू है। मैंने कोचिंग ली, एक कारण ये था कि मेडिसिन से होने के कारण जो एक जनरल सोशल साइंसेस से मेरा नाता 5 साल से ऑलमोस्ट 7 साल से बिल्कुल टूट चुका था, एटलीस्ट सीरियस एकेडमिक्स में। तो इसलिए मुझे एक इनिशिएशन चाहिए थी इनटू सोशल साइंसेस। उसके अलावा बाकी अपने सब्जेक्ट में तो मुझे कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है कोचिंग ने मेरी मदद करी टू गेट री इनिशिएटेड इनटू सोशल साइंसेस। उसके अलावा इंटरव्यूज़ में थोड़े बहुत मॉक्स देकर कॉन्फिडेंस आ जाता है। राज जी, आप कोचिंग देते हैं IAS की तैयारी के लिए, कितना हेल्प करती हैं ये कोचिंग? जैसा अभी अंकिता ने बोला, कोचिंग इज़ नॉट दैट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग के बिना भी स्टूडेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हरप्रीत हमारे सामने, हरप्रीत ने कोई कोचिंग नहीं ली। एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। तो एज सच कोचिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट कैन इंश्योर द रिजल्ट्स। कोचिंग एट बेस्ट कैन हेल्प द स्टूडेंट कि वो जो काम 1 साल या 2 साल के अथक परिश्रम से करेंगे उसको थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं। 6 मंथ्स और 7 मंथ्स में दे कैन प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। एक रास्ता दिखाती है कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग बेसिकली इज काइंड ऑफ फैसिलिटेशन। जो हम टीचर्स हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी जो परिश्रम है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अनिल जी, आप भी ऐसे ही सोचते हैं? जी, काफ़ी हद तक मैं ऐसा ही सोचता हूँ, लेकिन मैं कुछ हद तक अंकिता से सहमत भी हूँ। जी, देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया का बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो कोचिंग का किताब भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। बिहार से, यूपी से बहुत गरीब बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के भी IAS बनते हैं। लेकिन कोचिंग का अपना एक अलग योगदान है। वही जैसे राज ने भी अभी बात की, कोचिंग आपके काम को आसान कर सकती है। जिस काम को अपने आप करने में आपको 6 घंटे लग रहे हैं, उस काम को 6 मिनट में समझा सकते हैं। वही जो क्या आपने पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो कोचिंग समझा सकती है आपको। बेसिकली आपका एक गाइड का काम करती है कि आपको इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। क्योंकि आजकल इंटरनेट की एज में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। तो कोचिंग आपको ये सिखा सकती है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है। बाकी अगर बच्चे को इस चीज़ का खुद आइडिया है इस चीज़ के बारे में, जैसे हरप्रीत ने भी इसमें टॉप किया है बिना कोचिंग के, वही अपने आप भी वो कर सकता है। वही लेकिन प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी यही है रेंद्र कि इसमें ज़्यादा गाइडेंस मिल नहीं पाती है आम बच्चों को। वही तो उनका स्ट्रगल काफ़ी लंबा हो जाता है वही बिना कोचिंग के। हरप्रीत, तीसरी बार में आपने ये सफलता हासिल की है, क्या कहीं लगा कि कोचिंग अगर ले लेता तो शायद पहली बार में ये सफलता शायद कामयाब हो जाता? पहली बार में कभी लगा ऐसा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं दूसरी अटेम्प्ट पे भी मैंने क्वालिफाई किया था जी। रैंक पीछे था, अलाइड सर्विसेज में मैं आया था। पहली अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम भी नहीं क्वालिफाई हुआ था। पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कोचिंग का कोई उस पर फ़र्क पड़ता। काफ़ी हद तक क्योंकि मैं अपनी बैलेंस आउट नहीं कर पा रहा था अपनी स्टडीज़ को एक टाइम पे, क्योंकि मैं उस समय MPhil में था इंटरनेशनल लॉ में JNU में। तो उसका कोर्स वर्क और साथ साथ पढ़ना थोड़ा बैलेंस आउट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। बट उसके बाद मुझे कभी, हालांकि मेरे सब सहपाठियों ने, मित्रों ने मुझे ये कहा कि तुम्हें लेनी चाहिए, कि इट इज़ एसेंशियल। जहाँ तक एक धारणा है, एक आम धारणा है जिससे मैं बिल्कुल कभी भी सहमत नहीं रहा हूँ कि इट इज़ नॉट एसेंशियल एट ऑल। अगर आप करना चाहें, और आज की जैसे इन्होंने कहा इंटरनेट एज में देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, बट देयर इज ऑल्सो द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन इज ईजिली एक्सेसिबल। आप देखिए कितने सारे ब्लॉग्स हैं जहां पर जो टॉपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस खुद शेयर करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं। सीखा जा सकता है। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते हैं जी। आज के समय में कोचिंग में सबसे जो एक बहुत मेरे हिसाब से मेजर प्रॉब्लम आती हैं वो 2 हैं। एक तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टू अफोर्ड। सेकेंडली द प्रॉब्लम ऑफ टू मेनी पीपल। जैसे मैंने तो नहीं ली, पर जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंसेस दूसरों के पता है कि आप 150 स्टूडेंट को, 250, 300 स्टूडेंट्स को आप एक बड़े से ऑडिटोरियम में एक माइक के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो 1-on-1 इंटरेक्शन जो एक किसी स्टूडेंट को चाहिए होगी, वो इतने बड़े ग्रुप में वैसे ही दब जाएगा। आपको कोई क्वेरी आती भी है मन में तो आप डरेंगे बताते हो। अंकिता बता सकती है कि क्या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की, या एक बड़ा ग्रुप है तो भी जिसने समझना है वो समझ ही जाता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोचिंग के बारे में फॉर और अगेंस्ट बोलना, एक ब्लैक एंड वाइट में डालना बहुत ही वर्थलेस आर्ग्यूमेंट है। हर जने का अपना ओपिनियन है, हर जने की अपनी ज़रूरत है। आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा? अब रिजल्ट आ गया है तो मैं कह सकती हूँ कि फ्रूटफुल रहा। पर कोचिंग के दौरान क्योंकि इतने स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोचिंग लेने से सबका हो जाएगा। जिसका हो गया, अब उसमें आप कोचिंग का थोड़ा बहुत रोल दे सकते हैं, वो इंसान खुद बताए।
बट आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोचिंग लेने से हो जाएगा। ये राज, ये होता है कि जब रिजल्ट्स आते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरा श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स छापी जाती है कि हमारे ये स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने क्लियर किया, लेकिन योगदान बच्चे का भी होता है और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। आप पहले ही कह रहे हैं इस हम बात। क्लास में पहले दिन जब बच्चे एडमिशन लेते हैं जी। हम उन्हें उसी दिन ये बात बोलते हैं कि वी आर नॉट मैजिशियंस, हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे चलना भी आपको है और मंजिल भी आप ही की होगी, वो हमारी मंजिल नहीं है। हम तो सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वालों में से हैं। आप रास्ता देख के समझते हो, वो आपकी अच्छाई है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो रास्ता देख के भी उस पर नहीं चल पाते। तो इंस्टीट्यूट्स का जो क्रेडिट है वो एक लिमिट तक ही है। वी कैन नॉट क्लेम दैट द एंटायर सक्सेस बिलोंग्स टू अस। बट हाँ, मैं उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बड़ा विचित्रता से सोचता हूँ जिनके पास स्टूडेंट्स सिर्फ एक आधा मॉक इंटरव्यू दे आते हैं या शायद एक आधी इंक्वायरी करके एक आधी बेसिक क्लास ले आते हैं और वो भी उनकी सक्सेस को क्लेम करते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स वो करेंगे, जब सफल उम्मीदवार हो जाए तो सभी श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बड़ी ईमानदारी से आपने इस बात को स्वीकारा है कि मेहनत जो है वो बच्चे की रहती है, छात्र की रहती है, और उससे आप एक तरह से रास्ता दिखाने का काम करते हैं। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एजुकेशनल सिस्टम, अगर हम स्कूल की बात भी करें तो स्कूल में भी सभी एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, उन्हीं में से कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनते हैं और कुछ रह जाते हैं। उसी प्रकार हमारे इंस्टीट्यूट्स में भी सभी लोग एक साथ बैठते हैं, हम भी सबको एक जैसा ही पढ़ाते हैं, किसी के साथ किसी तरह का कोई भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स टॉप कर जाते हैं, कुछ मीडियोकर रहते हैं। स्टूडेंट्स को देख के आप लोग को अंदाजा हो जाता है कि ये बच्चा निकल जाएगा या इसमें कम क्षमता है, कुछ ऐसा लगता है? नॉट एग्जैक्टली टू दैट एक्सटेंट, बट हाँ, कुछ अगले 10 सालों, पिछले 10 सालों के तजुर्बे के बाद कुछ बच्चों के बारे में हम बड़े स्पेसिफिकली बोल पाते हैं कि हाँ, ये लोग कर जाएंगे। अनिल जी, ऐसा होता है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। टू वेरीफाई, बैक टू डिफर फ्रॉम हिम। देखिए, कई बार हमें रिजल्ट जो हैं एकदम से अचंभित कर देते हैं, चौंकाने वाले रिजल्ट, बहुत चौंकाने वाले होते हैं। कई बच्चों के बारे में हम सोचते हैं कि इसका तो भैया कुछ हो नहीं सकता, और वो टॉप कर जाता है। कईयों को हम मानते हैं कि बच्चा टॉपर जाएगा अपने एकेडमिक्स के हिसाब से भी, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, और वो बच्चा चारों अटेम्प्ट में पास भी नहीं कर पाता। वही है, तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल, इसको यूपीएससी को हम बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। वही है, ऐसा बहुत रहता है। वही है, अगर हम इस चीज़ को मान के चले तो इंडिया का हर जो गोल्ड मेडलिस्ट है तो आईएएस बन जाएगा। बिल्कुल। जिसके नंबर कम आए वो आईएएस नहीं बन पाएगा। तो कोई एक पैमाना नहीं से हम माप सकेंगे ये बच्चा आईएएस बन सकता है और ये नहीं बन सकता। अंकिता और हरप्रीत हमारे साथ हैं जिन्होंने ये परीक्षा पास की है। अंकिता, कितनी उम्मीद थी रिजल्ट्स को लेकर कि कामयाब हो जाऊंगी? मेरा पहला अटेम्प्ट था और इस एग्ज़ाम का प्रोसेस लंबा ही नहीं, सबसे मुश्किल बात यह है कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कोई यार्ड स्टिक नहीं होता, कोई कह नहीं सकता कि मेरे साथ वाले कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा आशा नहीं थी फ्रैंकली। मुझे लगा फर्स्ट ही अटेम्प्ट है, अगर कहीं थोड़ा बहुत रैंक भी आ जाए तो आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल। पर 17वां रैंक आया है, मायने रखता है। आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली एंड आई थिंक गॉड कि आ गया, बट आई वुडंट से दैट आई वाज श्योर कि आएगा। कितनी मेहनत की? आई थिंक मेहनत को क्वांटिफाई करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी को ध्यान में रखना। बहुत ज़्यादा घंटे मैं कभी पढ़ नहीं पाती, 6 घंटे दिन में, 7 घंटे। उसके अलावा मुझे लगता है और चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आंख कान खुले रखना, न्यूज़ सुनना, चीज़ों को एनालाइज करना, खाली समय में भी डिस्कस करना। आई थिंक दैट पेड ऑफ फॉर मी। हरप्रीत, सेकेंड अटेम्प्ट में आपने जैसे बताया रैंक पीछे आया था, डर तो नहीं लगा कि अब तीसरी बार दे रहा हूँ, पता नहीं चयन होगा भी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डर नहीं था। मुझे लगा तीसरी बार ना हुआ चौथा तो है। तो वो एक मैं हमेशा से मेरा भगवान में अटूट विश्वास रहा है। मैं अपनी सारी सक्सेस भी भगवान और अपने माता पिता को ही वो करता हूँ। तो मुझे हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ मेरे बारे में उन्होंने अच्छा सोच रखा होगा। अगर इस राह पे लगा रखा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छा होगा, कुछ बेहतर इंतजार कर रहा है। तो मेरे हिसाब से लाइक अंकिता हैज़ मेंशन्ड, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है इस एग्ज़ाम का, बिकॉज इट इज़ सच ए डिमांडिंग एग्ज़ाम। आप पूरा 1 साल देते हैं और रिजल्ट आता है, फिर से आपको प्री से शुरू करना पड़ता है। सो एन एंटायर प्रोसेस इट स्टार्ट्स अन्यू। तो काफ़ी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इसमें इफ़ देयर इज़ अ फेलियर दैट यू फेस। I believe faith in God, faith in a bigger plan definitely helps there. You should always think that this is not the end of the world. अगर नहीं हुआ तो इससे कुछ अच्छा ही आपके लिए आगे स्टोर में ज़रूर होगा। आप दोनों ही प्रशासनिक सेवा में सुधार के लिए काम करना चाहते हैं। आज जो वक्त है, व्यवस्था से लोग उकता चुके हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं। भ्रष्टाचार के आए दिन आरोप लग रहे हैं, अफसरों पर भी लग रहे हैं, नेताओं पर भी लग रहे हैं। आप सभी जानते हैं दबाव रहता है, अफसरशाही पर भी रहता है। कैसे लगता है कि किस तरह से काम कर पाएंगे एक जिस मकसद के साथ इस सेवा में आए हैं? हरप्रीत? मैम, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अपना काम करना चाहें तो हर मंजिल पे आपको कोई ना कोई रोड ब्लॉक ज़रूर मिलेगा। अगर आप सिर्फ रोड ब्लॉक्स के बारे में सोचें और उससे डर जाएं और फिर ये सोचें कि यार हम कैसे इससे एडजस्ट कर पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे। एक इरादे के साथ मैं निकला हूँ
जो भी रोड ब्लॉक्स आएंगे मैं उन्हें एज दे कम आई विल डील विद देम। और मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के साथ मुझे यहाँ पर भेजा जाएगा, इस अफसरशाही में भेजा जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं ज़रूर जनता की सेवा कर सकता हूँ और किसी भी प्रकार का जो प्रेशर होगा मैं उसे डील करने में सक्षम हूँ। दबाव आने पर उसे झेल जाएंगे? हाँ बिल्कुल झेल पाएंगे। उम्मीद है अपने पे? पूरी विश्वास है, भगवान पे विश्वास है कि ज़रूर मदद करेगा। चलिए डॉक्टर अंकिता, आपने कहा कि आप ग्रामीण इलाकों में क्योंकि आपने काम किया, आपने वहाँ की हालत देखी तो आपको लगा कि प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए। अब जो व्यवस्था आप देख रही हैं, कहीं से आम लोग जो है वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, लगता है कि कुछ सुधार कर पाएंगी? मुझे काफ़ी विश्वास है कि मैं और मेरे साथ सिलेक्ट किए गए लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सुधार ला पाएंगे। इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना एक सिर्फ इंसान की याद करने की कैपेबिलिटी नहीं टेस्ट करता, एक मोटिवेशन चाहिए कि मैं क्यों इस सर्विसेज में जा रही हूँ, किसी ट्रिवियल पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो किसके रुतबे का आकर्षण तो नहीं था सिर्फ? नहीं, फ्रैंकली डॉक्टर का भी उतना ही रिस्पेक्ट है, शायद ज़्यादा ही है, तो रुतबे का आकर्षण मुझे नहीं लगता मेरे लिए ज़्यादा था। मेडिसिन में ऑलरेडी वो सेटिस्फैक्शन थी, पर एक सर्विस करने की एक मोटिवेशन, चीज़ों को बदलने की एक मोटिवेशन मेरे साथ हमेशा रही है और मुझे लगता है रहेगी। और अगर मोटिवेशन है तो मुझे पूरा विश्वास है कि रिजल्ट्स आएंगे। अंकिता, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो इस सेवा में आना चाहते हैं, जो आगे परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही संदेश है कि अपने पोटेंशियल को एनालाइज कीजिए, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को ज़रूर ध्यान में रखिए। जो डिसीजन लेने हैं, क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, कितना पढ़ना है, वो आप अपने आप को ध्यान में रखते हुए कीजिए। कोई भी डेफिनेट प्लान नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, हर जने का अपना अलग तरीका है। रिजल्ट्स आए ये इस पे निर्भर करता है कि आपका तरीका आपके लिए कितना सूटेबल है। तो आप अच्छे से अपने आप यही सवाल आपसे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो नए युवा जो आने चाहते हैं इस सेवा में? मुझे लगता है अंकिता से बेहतर तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए मैं पहले ही इस मामले में हार मान लेता हूं। पर मैं आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट। आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। हाँ, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट कि हर इंसान का एक अलग ज़रूर एक अलग तरीका है पढ़ने का, एक अलग उसके लिए स्ट्रैटेजी काम करती है, और लाइक शी सेड द पर्सन हैज़ टू फिगर इट आउट फॉर हिम। But I believe, like I had already stated earlier, the psychological aspect of this exam and the motivational aspect of this exam, both are very important. आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप किसी सिर्फ रुतबे को ध्यान में रखकर अगर आप उतना काम करेंगे तो शायद नहीं बन पाएगा। अगर आप ये सोचें कि यार ये नहीं, अगर हम इसे कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ, तो आई थिंक एक उस एस्पेक्ट को आपको ज़रूर ध्यान में, हर एक एस्पिरेंट को ध्यान में रखना चाहिए, और फेलियर से कभी ना डटे, मतलब कभी ना पीछे हटे, हार से निराश ना हो, कभी भी हार से निराश ना हो। फेलियर्स आर द पिलर्स टू सक्सेस। राज जी, ये तो ठीक है कि जैसे आपने कहा कि एक रास्ता दिखाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, लेकिन वो युवा जो कोचिंग नहीं ले सकते, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से वो अपनी पढ़ाई करें जो कोचिंग की शायद फीस भी नहीं भर सकते? देखिए, ऐसा है कि एक तो जो लोग कोचिंग की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स जिनमें हमारा इंस्टीट्यूट भी एक अभिमन्यु आई स्टडी ग्रुप, हम फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं चंडीगढ़ में, और वो हमने अभी अपने 11 फ्रेंचाइजी सेंटर्स खोल दिए हैं। क्या उनके चुनाव का कोई क्राइटेरिया होता है? जी, हम उनसे एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, जिसके बेसिस पर इफ़ दे सीम टू बी सिंसियर कैंडिडेट्स, वी स्पॉन्सर देयर एजुकेशन, having a commitment towards the society. We are doing it, and we are doing it for last about 10-12 years now since our inception. और भी कोई अगर आप संदेश देना चाहें कि किस तरह से वो पढ़ाई करें? देखिए, पढ़ने के लिए तो मेरे हिसाब से अगर आप अपने स्कूल की जो NCERT की किताबें हैं, अगर आप उनको ही अच्छे से पढ़ लेते हैं अच्छे ढंग से, तो वो भी आपको हाफ वे थ्रू तो कर ही देती हैं जी। केवल जो 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की किताबें हैं वही काफ़ी सक्षम रहती हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी में। अनिल जी, आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे जो बच्चे कोचिंग नहीं ले सकते उनके लिए? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जनरल परसेप्शन ये होती है कि IAS एग्ज़ाम में आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, ये नॉलेज का एग्ज़ाम है, जबकि ये मेरे ख्याल से उल्टा एग्ज़ाम है। आई थिंक आप उससे सहमत होंगे इस बात में। वही ये मोर कॉमन सेंस का एग्ज़ाम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का एग्ज़ाम है कि आप प्रेशर को सिचुएशन में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, अपना कूल कैसे मेंटेन कर सकते हैं, आप सिंपल चीज़ें कैसे ध्यान में रख सकते हैं। वही लोग इसको बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल एग्ज़ाम है। वही जैसे हम जब तैयारी करते थे तो लगता था कि बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, जब हम फेल हुए, हमारा नहीं हुआ, तो हमें समझ में आया कि ये इतना मुश्किल नहीं था। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस थोड़ी सी मिल जाती कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, तो हमारा आराम से हो जाता। तो यही मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप चीज़ों को बहुत कम्प्लेक्स ना बनाएं, बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें। वही कॉमन सेंस लगाएं, अखबार पढ़ें,
जो आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनको आप और रिलेट करना सीखें, जो आप न्यूज़ सुन रहे हैं, मैगजीन में कुछ पढ़ रहे हैं, उसको आप बुक से रिलेट करना सीखें। जब थ्योरी को अप्लाई करना सीख जाएंगे उस वक्त आपका पूरा जॉब खत्म हो जाएगा जी, बहुत जल्दी बन पाएंगे आप उसमें। जी, चर्चा खत्म करने का वक्त हो रहा है। अंकिता, जाने से पहले एक लाइन में कोई संदेश देना चाहेंगे आप युवा वर्ग को? IAS एग्ज़ाम दुनिया का अंत नहीं है, आप जो करना चाहते हैं उसे अच्छे से कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हरप्रीत? भगवान में विश्वास रखें, अपने आप में विश्वास रखें और कड़ी मेहनत के साथ इसे दें, सफलता आपके कदम चूमेगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जिस मकसद के साथ इस सेवा में आ रहे हैं उसमें आप कामयाब होंगे। कड़ी मेहनत कामयाबी की मंजिल बनी, और उम्मीद करते हैं कि देश सेवा के जिस जज्बे के साथ इन युवाओं ने प्रशासनिक सेवा को चुना है वो ओहदे मिलने के बाद कायम रहेगी, और रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार कर ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।